हेलो बच्चों, जीकेम फ्रीकेम चैनल में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग हेलो अल्केन हेलो एरिन चैप्टर के E2 एलिमिनेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी इवन एलिमिनेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और वो वीडियो भी अपलोडेड है इसी चैनल में, आप देख सकते हैं। तो बच्चों, E2 एलिमिनेशन के लिए आपको कोई भी हमारा हेलो अल्केन है जिसके अंदर हमें बीटा एलिमिनेशन के बारे में देखना है। एलिमिनेशन क्या होता है, कितने प्रकार के एलिमिनेशन होते हैं, इनके बारे में हमने ऑलरेडी इससे पहले के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है जब हम इवन एलिमिनेशन के बारे में बात करते थे। तो यहां पर ये जो है वो मेरा अल्फा कार्बन है और ये मेरा बीटा कार्बन है। अब ये जो अल्फा कार्बन पर हेलोजन है इसलिए इसको हम हेलो अल्केन कहेंगे और यही हेलो अल्केन जब कोई भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, यहां पर कोई भी बेस मैंने ले लिया है, राइट। अब ये जो बेस है वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस होगा? जैसे कि C2H5ON सोडियम इथोक्साइड है या सोडियम मिथोक्साइड है या अल्कोहलिक KOH है या अल्कोहलिक NOH है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस टर्शरी ब्यूटॉक्साइड भी यूज किया जाता है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो ये सारे बेस इसमें यूज होते हैं। इसके अलावा और एक स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम एमाइन, जिसको एमोनिया के साथ यूज किया जाता है, और सॉल्वेंट है, और इसके अलावा एक सॉल्वेंट है। तो कोई भी सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट में भी हमने लिया है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ जब मेरा हेलो अल्केन रिएक्ट करेगा तो क्या होगा बच्चों, यहां पर ये मेरा बीटा कार्बन है जिसके अंदर एक प्रोटॉन को मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज करता हूं और यहां पर ये मेरा हेलोजन है। अब मेरा जो बेस आएगा वो यहां से अटैक करेगा। ये मेरा जो बेस है जिसके पास लोन पेयर होती है वो यहां से ये प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा। उसी वक्त मेरा जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है वो ये कार्बन और ये हेलोजन के बीच में ये जो CX बॉन्ड है उसको वीक करने का काम करेगा। मेरा सॉल्वेंट का रोल यहां पर ये है कि इनके बीच में पोलरिटी को वो रिड्यूस करेगा। अपना पोलर नेचर होने की वजह से वो पोलरिटी को रिड्यूस करेगा। जितना भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना ही वो पोलर सॉल्वेंट ये CX बॉन्ड को वीक करने में ज्यादा सक्सेस होगा। अब यहां पर ये जो स्टेट है जहां पर बेस ने प्रोटॉन के ऊपर अटैक भी किया है और हेलोजन भी अभी एज सच है, हेलोजन यहां से नहीं निकला है, ना प्रोटॉन निकला है, और बेस ने वहां पर अटैक किया है। तो ये जो परिस्थिति है उस स्टेट को हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारी बुक में इनको बेबी अल्किन भी कहा गया है। इसलिए बेबी अल्किन क्योंकि इनके बाद का जो स्टेज है वहां पर अल्किन का फॉर्मेशन होगा। अब ये बेस क्या करेगा बच्चों, ये बेस अपना जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ये प्रोटॉन को देगा, प्रोटॉन यही इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ये साइड मूव नहीं होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए अब यही इलेक्ट्रॉन ये साइड मूव होगा। अब ये कार्बन है वो धीरे धीरे इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगा। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, उसकी जगह नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब यहां नेगेटिव चार्ज और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों में रिपल्जन होगा, इसलिए ये यहां से निकलने की कोशिश करेगा। और जब ये हेलोजन यहां से निकल जाएगा, मीनवाइल ये प्रोटॉन भी बेस के साथ जुड़ जाएगा, तो प्रोटॉन भी यहां से निकल जाता है
उस वक्त यहां पर मुझे जो स्ट्रक्चर मिलता है बच्चों, जिसके अंदर ये RCH2 अब यहां पर हेलोजन कार्बन का भी एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन लेके निकला है बच्चों। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हेलोजन निकल गया है, इसलिए यहां पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और उसी वक्त ये प्रोटॉन है, ये बेस के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकला है। यानी कि कार्बन का और प्रोटॉन के दोनों को जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन CH2 के पास रख के गया है, इसलिए यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए नेगेटिव चार्ज यहां पॉजिटिव कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना देगा और हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है वो स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा RCH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमें अल्किन मिल जाता है। अब यहां इवन एलिमिनेशन की कंपेयर में E2 एलिमिनेशन में बच्चों क्या क्या डिफरेंस है? तो इवन एलिमिनेशन के अंदर पहले हेलोजन निकल जाता था और उसके बाद बेस अटैक करता था। यहां पर बेस हेलोजन की प्रेजेंस में ही अटैक करता है, इसलिए बेस को ऑपोजिट साइड से अटैक करना पड़ेगा। इसलिए ये जो एलिमिनेशन है उसको एंटी एलिमिनेशन कहा जाता है, या तो एंटी अटैक ऑफ हेलोजन भी कहा जाता है। दूसरा बच्चों, वहां पर इवन एलिमिनेशन के अंदर जो फॉर्म हो रहा था वो हो रहा था कार्ब केटाइन फॉर्म, और यहां पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्म हो रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट है वो स्टेबल नहीं होता है, इसलिए कुल मिलाकर ये पूरा रिएक्शन है वो एक सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन हुआ है। तो इवन एलिमिनेशन 2 स्टेप रिएक्शन था, E2 एलिमिनेशन है वो अपना सिंगल स्टेप रिएक्शन हुआ। इसके अलावा यहां पर जो मेरा ट्रांजिशन स्टेट वाला ये रिएक्शन है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है, ये स्टेप को क्या कहा जाता है? दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर मेरा बेस और हेलो अल्केन दोनों है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल होने की वजह से ये बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन है। दिस इज द बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, इसलिए इनको E2 नाम दिया गया है। E2 का मतलब है 2 यानी कि बाइमोलिक्यूलर एलिमिनेशन। इसके अलावा बच्चों इनके अगर रेट के बारे में डिस्कस किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वहां पर रेट कांस्टेंट के साथ 2 टर्म आएगा। एक तो मेरा हेलो अल्केन भी आएगा और हेलो अल्केन के साथ साथ मेरा बेस भी आएगा, यानी कि यहां पर मेरा रेट दोनों चीज पर निर्भर है कि मेरा बेस कितना स्ट्रांग है और मेरा हेलो अल्केन कैसा है। तो यहां दोनों ब्रैकेट में के ऊपर एक्सपोनेंट में कुछ नहीं है, यानी कि मैं 1 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब हुआ कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। दिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये जो एलिमिनेशन है वो सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन भी कहा जाता है। दूसरा, यहां पर बेस का नेचर कैसा होना चाहिए बच्चों? तो ये बेस अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होगा तो मेरे रिएक्टिविटी पे क्या डिफरेंस आएगा वो देखते हैं। अब यहां पर जैसे इवन के अंदर रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिपेंड्स करता था कि कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, सिमिलरली E2 एलिमिनेशन के अंदर डिपेंड्स करेगा कि मेरा ये ट्रांजिशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है। तो ट्रांजिशन स्टेट में बेस की प्रेजेंस, हेलोजन के प्रेजेंस में ही बेस को अटैक करना है, इसलिए यहां पर हेलोजन तब तक प्रेजेंट होना चाहिए जब तक बेस यहां आता नहीं है, और हेलोजन तब तक वहां प्रेजेंट रह सकता है जबकि यहां पर मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। शॉर्ट में कहूं बच्चों तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है जिसमें हेलोजन ज्यादा स्टेबल रहेगा, इसलिए टर्सरी हेलो अल्केन के अंदर E2 एलिमिनेशन का रेट सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि टर्सरी के अंदर हेलोजन स्टेबल रह पाएगा, और हेलोजन स्टेबल रह पाएगा
तभी यहां पर प्रोटॉन के ऊपर बेस अटैक करने के लिए आएगा। अब यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर तो हो जाता है कि मेरा टर्शरी का हाईएस्ट होगा, उससे कम होगा सेकेंडरी का, और उससे कम होगा प्राइमरी का। तो मेरा रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो एग्जैक्टली SN1 जैसा आया। बच्चों SN1, E1 और E2 सब में रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम रहेगा। सिर्फ SN1 के अंदर ये रिएक्टिविटी ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 डिग्री का हाईएस्ट रहेगा और 3 डिग्री का लोएस्ट रहेगा। अदरवाइज SN1, E1 और E2 में यही मेरा रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा। दूसरा, मेरा बेस कैसा होना चाहिए? यहां पर मेरा बेस स्ट्रांग होना चाहिए। इवन एलिमिनेशन के अंदर आपका वीक बेस हम लोग यूज करते थे, जैसे कि मिथेनॉल है, इथेनॉल है, ओनली एक्वियस NaOH है या KOH है। यहां पर हम अल्कोहलिक KOH NaOH ले सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग कोई बेस है तो वो है सोडियम इथोक्साइड है या सोडियम मिथोक्साइड है, टर्शरी ब्यूटोक्साइड है, सोडियम एमाइन है। ये सारे स्ट्रांग बेस है। इसलिए स्ट्रांग बेस की जरूरत पड़ती है क्योंकि बेस को हेलोजन की प्रेजेंस में ही यहां अटैक करना है। इवन में क्या था, हेलोजन जब निकल जाता है तभी बेस को अटैक करना था। तो यहां अगर वीक बेस होगा तो हेलोजन की प्रेजेंस में अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए इनके अंदर स्ट्रांग बेस की जरूरत पड़ती है। और E1 और E2 के अंदर दूसरी एक साम्यता यह है कि दोनों में हमें टेम्परेचर चाहिए, बल्कि यहां E2 के अंदर हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है कंपेयर टू E1, राइट। तो दूसरा बच्चों कि यहां जो E1 एलिमिनेशन था वहां पर हेलोजन निकल जाने के बाद बेस किसी भी साइड से अटैक कर सकता था। वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता था और ये बैक साइड से भी अटैक कर सकता था। लेकिन यहां E2 एलिमिनेशन के अंदर बेस सिर्फ ऑपोजिट साइड से ही अटैक कर सकता है, यानी कि एंटी अटैक कहा जाता है। इसको कहा जाता है एंटी अटैक। यहां पर बेस जब अटैक करेगा उस वक्त एंटी अटैक के दौरान हमें कई बार 2 प्रोडक्ट मिलती है, यानी कि 2 अल्किन मिलता है। एक अल्किन होता है जिसको कहते हैं हम लो सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, और एक होता है हाई सब्स्टिट्यूटेड अल्किन। लो सब्स्टिट्यूटेड और हाई सब्स्टिट्यूटेड अल्किन में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेरा अल्किन है, अब ये अल्किन के चारों तरफ जनरली प्रोटॉन होता है, लेकिन ये प्रोटॉन रिप्लेस होकर वहां पर कोई बल्की ग्रुप आ जाए, जैसे कि यहां पर ये H रिप्लेस होकर CH3 आ गया, तो इसको मैं कहूंगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्किन। अब वापस यहां और एक CH3 आ गया तो इसको मैं कहूंगा डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्किन। यहां पर और एक CH3 आ गया तो इसको मैं कहूंगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्किन। और एक CH3 आ गया तो इसको मैं कहूंगा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्किन। तो प्रोटॉन भी तो एक सब्स्टिट्यूएंट ही है, प्रोटॉन भी तो एक लॉकेंट है, लेकिन जैसे जैसे यहां बल्की ग्रुप आता है वैसे वैसे ये अल्किन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। इसलिए हमें ये रिएक्शन में अगर हायर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मिलता है तो वो अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ ये स्टेबल प्रोडक्ट होगा। लेकिन कई बार हमें लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मिलता है और वो भी मेजर प्रोडक्ट होता है और वो भी मोर स्टेबल होता है। तो वो रूल्स दिया था हॉफमैन ने ये कहा है बच्चों, उसको हम अलग से ही एक लेक्चर में लेंगे, लेकिन यहां पर इतना जान लीजिए कि जब यहां पर 2 बीटा प्रोटॉन हो और दोनों बीटा प्रोटॉन में मोर एसिडिक प्रोटॉन विल रिलीज फर्स्ट, यानी कि मेरा बेस है वो मोर एसिडिक प्रोटॉन पर अटैक करेगा। तो जब यहां हेलोजन के साथ और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मेरे नेबरिंग कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो कार्बन वाला प्रोटॉन मोर एसिडिक हो जाता है और वही प्रोटॉन पे बेस अटैक करता है। ऐसे केस में मुझे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन भी स्टेबल अल्किन देगा, यानी कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है E2 एलिमिनेशन का, वहां पर 2 प्रोडक्ट मिलने की संभावना है। एक होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड
और दूसरा होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है वो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ स्टेबल प्रोडक्ट है, और लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है वो अकॉर्डिंग टू हॉफमैन स्टेबल प्रोडक्ट है। दूसरे बच्चों, यहां पर सॉल्वेंट के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। तो जैसे हमने आगे बात किया बच्चों कि सॉल्वेंट यहां पर पोलर तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट होगा तभी मेरा कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को वीक करेगा और हेलोजन को कार्बन से छुड़वाएगा। लेकिन इवन एलिमिनेशन के अंदर हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे, और यहां पर हमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का क्या यहां इंपॉर्टेंट होगा वो भी जान लेते हैं। तो पोलर एप्रोटिक जो सॉल्वेंट है मेरा, वो क्या काम करेगा बच्चों कि वो मेरे बेस को पकड़ के नहीं रखेगा। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो ये जो मेरा बेस है वो बेस के साथ ये जो प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉन वहां एक केज बना देता है, एक पूरा ग्रिड बना देता है। जैसे कि मान लीजिए कि वाटर है, राइट, वाटर इज ए प्रोटॉक, वाटर इज ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अब ये वाटर है, इनके जितने भी H प्लस है वो सारे के सारे H प्लस यहां पर मेरे ये हेलोजन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का उपयोग करके हेलोजन को ट्रैप कर देंगे। तो इवन एलिमिनेशन में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवन एलिमिनेशन में एक बार हेलोजन मेरे हेलो अल्केन से निकल जाता है, फिर वापस जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ वहां अटैक न कर जाए, इसलिए इनको ट्रैप करके रखना जरूरी है। इसलिए वहां हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे। लेकिन यहां E2 एलिमिनेशन में केस डिफरेंट है। यहां पर मेरा हेलोजन को मुझे ट्रैप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेलोजन जब तक मेरा बेस नहीं आता तब तक इंपॉर्टेंट है, तब तक मेरा हेलोजन यहां से नहीं निकलना चाहिए। मान लीजिए कि हेलोजन निकल गया तो क्या होगा बच्चों, तो ये प्रोटॉन है वो मोर एसिडिक प्रोटॉन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्रोटॉन को यहां पर जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही ये बेस अटैक करेगा। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तभी ज्यादा होगा जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, और ये कार्बन से ये कार्बन विड्रॉ करता है, और ये कार्बन में विड्रॉइंग कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ और सिर्फ ये हेलोजन की वजह से है। तो जब तक बेस नहीं आता तब तक ये हेलोजन का यहां रहना जरूरी है। इसलिए यहां पर मुझे पोलर सॉल्वेंट तो चाहिए ताकि बेस आने के बाद ये बॉन्ड को वीक कर दे, लेकिन प्रोटिक होगा तो वो यहां हेलोजन को बचा के रखेगा और हेलोजन को यहां से नहीं निकलने देगा। तो मेरा यहां सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी इवन एलिमिनेशन में डिस्कस किया हुआ है, और पोलर प्रोटिक भी कौन सा होता है उसके बारे में भी डिस्कस किया है। फिर भी हम जान लेते हैं पोलर एप्रोटिक यानी कि DMS है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एसीटोन है, DMF है, ये सारे सॉल्वेंट है वो पोलर एप्रोटिक है। तो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, सॉल्वेंट के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं, सॉल्वेंट अगर हम लोग यूज करना है तो वो है DMF, इसके अलावा है एसीटोन, इसके अलावा है DMS, ठीक है, डाइमिथाइल के सारे बहुत सारे कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड इसमें यूज हो सकते हैं। यहां पर ये जो हेलोजन को पकड़ने की ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसको सॉल्वेटिंग कहते हैं, इसको सॉल्वेटिंग भी कहते हैं या सॉल्वेट भी कहते हैं। अब लास्ट में अगर हम बात करें कि मेरा लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, यानी कि ये हेलोजन कैसा होना चाहिए, तो लिविंग ग्रुप जितना ही स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होगा, यानी कि इजीली लिव हो जाए ऐसा ग्रुप होगा, उतना ही मेरा एलिमिनेशन की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो लिविंग ग्रुप का साइज बड़ा होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए। यानी कि मेरा रिएक्टिविटी अगर लिविंग ग्रुप के आधार पर मैं डिसाइड करूं तो मैं ऐसा लिखूंगा बच्चों कि रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन लिविंग ग्रुप अगर देखा जाए तो मेरा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन
और आयोडीन है, जिसके अंदर हाईएस्ट रिएक्टिविटी आयोडीन में होगा और लोएस्ट रिएक्टिविटी फ्लोरीन में होगा। तो लिविंग ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक भी E1, E2, SN1, SN2 सब में सेम है। यानी कि लिविंग ग्रुप तो एलिमिनेशन हो या सब्स्टिट्यूशन हमेशा कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होना चाहिए, वो इजीली यहां से रिलीव हो जाए, ऐसा होना चाहिए। दूसरा बच्चों, अब हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसको नोट के बाद नोट में देखते हैं। तो मैंने यहां एक आपके लिए नोट प्रिपेयर की है। ये नोट को 1 बाय 1 हम स्टडी करते जाते हैं और अपना एक रिवीजन भी हो जाएगा और एंड ऑफ द लेक्चर ये नोट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है E2 एलिमिनेशन का कि ये बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन है। दूसरा, ये सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन है। तीसरा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन है, वो डिपेंड्स करता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। इसलिए इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी होगा। थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि ये जो मेरा सबस्ट्रेट है, मेरा अल्काइल हैलाइड है, वो बल्की होना चाहिए, यानी कि टर्सरी हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो ऐसे टर्सरी हैलाइड जो बल्की होगा, जिसके ऊपर मेरा बेस अटैक करता है, इसलिए मेरा बेस भी कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो यही एक वजह है कि यहां वीक बेस नहीं चल सकता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है वो बल्की एरिया में भी अटैक कर सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन भी अटैक कर सकता है। तो बेस के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम मिथोक्साइड, टर्सरी ब्यूटोक्साइड, NaNH2 और NH3 सॉल्वेंट के साथ, इसके अलावा अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NOH। जब भी कभी आपको कोई भी एलिमिनेशन में ये सारे बेस दिखे तो समझ जाना कि यहां पर डेफिनेटली E2 एलिमिनेशन ही होने वाला है, यहां पर E1 एलिमिनेशन नहीं हो सकता। और लास्ट में बच्चों, इन दिस एलिमिनेशन बेस अटैक फ्रॉम ऑपोजिट साइड, जैसे हमने देखा बेस हमेशा एंटी अटैक ही करेगा, कभी भी सेम साइड पे अटैक नहीं करेगा। इसके अलावा यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है, यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है वो प्रोडक्ट दो प्रकार की होती है। एक होता है लेस सब्स्टिट्यूट, दूसरा होता है मोर सब्स्टिट्यूट। तो लेस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो हॉफमैन के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट और स्टेबल प्रोडक्ट होगा, और मोर सब्स्टिट्यूट है वो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ स्टेबल और मेजर प्रोडक्ट होगा। और यहां जो सॉल्वेंट यूज होता है वो पोलर एप्रोटिक टाइप सॉल्वेंट होता है। इसके अलावा ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और इनके हायर रिएक्टिविटी के लिए जो लिविंग ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होना चाहिए, जो अभी हमने लिखा। तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर जो हमने लिखा बच्चों, ठीक उसी तरह ऐसा होना चाहिए। यानी कि मेरा आयोडीन है वो अगर होगा तो मेरी रिएक्टिविटी सबसे हाईएस्ट मिलेगी, और फ्लोरीन होगा तो मेरी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। आइए हम इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों। तो ये थी E2 एलिमिनेशन की नोट, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी लिखना है, तो डिस्क्रिप्टिव में भी ये पूछा जाता है और MCQ में भी इनके अंदर के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये था 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 पॉइंट का ये एक नोट, और इसके अलावा रिमेनिंग 4 पॉइंट्स का ये दूसरा नोट। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आपकी खुद की नोट भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने E2 एलिमिनेशन के बारे में पढ़ा। ये वीडियो आप डेफिनेटली बच्चों ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिनको कोचिंग की फी एफर्ट नहीं होती है, और जो बच्चे कोई कोचिंग के वालों के पास नहीं जाता, घर बैठे ही पढ़ाई करना चाहते हैं। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद और ज्यादा सफल होगा, हम और अच्छे वीडियो अपलोड कर पाएंगे। आप सबने ये लेक्चर सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।